क्रेडिट्स का जो पॉलिसी फ्रेम होनी थी वफाकी सतह पे कि उसके बेनिफिट्स किस तरह से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि सिंध के सूबे ने उसमें लीड ले रखी है और उन्होंने नई फॉरेस्टेशन में कार्बन क्रेडिट्स का जो प्रोजेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवा रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर वो जो हिकअप्स थी वो दूर हो गई हैं और वो पॉलिसी भी अब प्रोमलगेट हो रही है कैबिनेट अप्रूवल के बाद। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सर ये हमें इसका अदराक भी है और हम समझते हैं कि इन चीज़ों के बगैर पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं क्लाइमेट के हवाले से, उनमें फॉरेस्टेशन का बहुत मेजर रोल है। तो सर इसको हम नंबर्स को बढ़ा भी रहे हैं। नए फॉरेस्ट को इनकरेज करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स की वजह से सर एक बहुत अच्छा वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है जिसको अब हम ज्वाइन कर गए हैं। तो सर आपको बेहतरी नज़र आएगी इसमें। जी सप्लीमेंट्री अरशद अब्दुल्ला वोरा साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक सवाल और भी है जो रिलेट कर रहा है गार्बेज और क्लीनलीनेस से। ऑर्डर इन द हाउस डॉक्टर तारिक साहब प्लीज। जी सर, जिस तरह हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो उसमें नॉट ओनली ग्रीन पाकिस्तान बट क्लीन पाकिस्तान की भी इम्पोर्टेंस उतनी है। और क्वेश्चन में ये बात की गई है कि गार्बेज के इशू को एड्रेस नहीं किया गया, ऑल्दो इट हैज़ बिकम द प्रोविंशियल इशू। बट मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारे कराची में 4 ट्रीटमेंट प्लांट थे डोमेस्टिक सीवेज के। वो चारों के चारों 50 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से उसकी कैपेसिटी थी। वो चारों पिछले तकरीबन 7-8 साल से बंद पड़े हुए हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे। इसी तरीके से S3 जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के लिए एक प्रोग्राम बना था, उस पर अरबों रुपए खर्च हुए लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया और वो सारे बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैज़ गॉन बिलो द सैंड। तो इस पे कौन तवज्जो देगा? क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन इट हैज़ बिकम, क्वेश्चन इज़ देयर एंड इट हैज़ बिकम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। वुड एनीबडी रिस्पॉन्स ऑन इट प्लीज़? जी शुक्रिया जी। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट। बड़ा साहब की बात दुरुस्त है जी, लेकिन सर जाहिर है डेवोल्यूशन के बाद जो सब्जेक्ट्स प्योरली प्रोविंशियल डोमेन में हैं, फेडरल गवर्नमेंट इस तरह से इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन ये एक जेन्युइन कंसर्न है जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो फोरम्स होते हैं, हमारी टास्क फोर्सेस बनती हैं, कई दफ़ा कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की मीटिंग्स होती हैं। तो मैं ख़ुद क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब की हदायत पे एक कमेटी को कन्वीन कर रहा हूँ जो कि ऑल्दो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी के बारे में है, तो ये चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। आई विल टेक दीज कंसर्न्स टू दी कंसर्न्ड चीफ मिनिस्टर्स के आपके जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे उनमें जो गार्बेज रिलेटेड एक्टिविटी है उसे किस तरह से महदूद तक तरीन किया जा सकता है और हम जंगली हयात को बचा सकते हैं इस मेहनत से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन शहजादा मोहम्मद गुस्तासब खान साहब। सर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। जी 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 क्वेश्चन नंबर 9 कहिए। यस सर, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 9 टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री कीजिए। जी सर, ये इसमें मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक़ ये सर्विसेज के मुताल्लिक़ बात थी। आंसर मैंने पढ़ लिया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये टैक्स जो है ये FPR लगाती है, इट्स नॉट द मोबाइल कंपनी, लेकिन इसमें कोई हुकूमत इसमें कोई रिलीफ देने के लिए तैयार है? क्योंकि हर ख़ास व आम अब ये यूज़ करता है, लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने टैक्सेस बन चुके हैं। जी मिनिस्टर साहब। ज़्यादा बेहतर जवाब तो वज़ीर साहिबा ही देती हैं जी। वो जैसे बताया कि उनकी वालदा की तबीयत अलील थी, वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो लाहौर उनके लिए गई हैं शहज़ा फातिमा साहिबा। तुसी अगर मेंबर मौसूफ का सर उड़ते तीर पकड़ने का इन्हें शौक है जी प्लीज, अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। तो उसमें ये कोई बीमारी पूछ के नहीं आती सर, बीमारी हमेशा अल्लाह ताला से तौबा ही करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। सवाल में सर इसका जिक्र कर दिया गया है जवाब में। वैसे रीजन में सर जो टैक्सेस रजीम है उसमें पाकिस्तान का जो कंपैरेटिव टेबल है, ये 34% के करीब सारे टैक्सेस बनते हैं। हमारे रीजन में भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है।
तो कंपैरेटिव टेबल में अगर देखा जाए तो हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे नीचे, यानी कि ज़्यादा टैक्सेशन रजीम वहाँ पे है। भारत ने एक टैक्स ऑप्शनल रखा हुआ है, वो उनका शायद आबादी का साइज़ भी है, लेकिन रीजन वाइज जो ये तकसीम है, ये 2 हिस्सों में सर तकसीम होता है। ये जो 15% विद होल्डिंग है और फिर 19% तक जाता है सर सर्विसेज के मुताबिक। इंटरनेट यूज़ हो रहा है, कौन सा आप बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वेरिएशंस आती हैं। ये जो मैक्सिमम इसकी अपर सीलिंग है वो 34% है सर। जी, देयर इज नो सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन खुर्रम शहजाद विर्क साहब। खुर्रम शहजाद विर्क साहब नॉट प्रेजेंट। साहबजादा सिबकतुल्लाह साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर क्वेश्चन पढ़ूं? नहीं, क्वेश्चन नंबर बोलिए, कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 12। आंसर भी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री कीजिए। जनाब स्पीकर, ये आंसर इज बी टेकन एज रेड, वो तो ठीक है, लेकिन जो आंसर दिया गया है, मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चन किया था। आपने हल्के के रिलेटेड अपर दीर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा हल्का है, और ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से भी, कि हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि गैस का लोड शेडिंग, बिजली का लोड शेडिंग हमने देखा था, लेकिन पहली दफ़ा हम नेटवर्क का लोड शेडिंग भी अभी पाकिस्तान में देख रहे हैं। मैंने सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन किया था, लेकिन सर काइंडली आप इसको थोड़ा पढ़े। जो आंसर दिया गया है उसके लिए कोई आईटी एक्सपर्ट या कोई पता नहीं सेलुलर कंपनीज के कोई नुमाइंदे होने चाहिए कि इसको हमें समझाए कि कैसा जवाब दिया गया है। मैंने तो सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन किया था कि अपर दीर में जी हाँ, सिग्नल का इशू है, कवरेज का इशू है, नेटवर्क स्लो है, तो सेलुलर कंपनीज और पीटीए इसके लिए क्या इकदाम कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या इकदाम कर रही है, लेकिन जो जवाब दिया गया है ये मुझे खुद समझ नहीं आया और मेरे ख्याल में सारे अवाम को भी समझ नहीं आई है। सेकंड सर, मेरा मिनिस्टर साहब पहले इसको रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करता हूं। सप्लीमेंट्री, यही सप्लीमेंट्री नहीं सर, ये सप्लीमेंट्री नहीं है सर। सप्लीमेंट्री तो मैं बाद में करूंगा। मुझे ये सवाल इसी में कर ले। ये सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या जवाब दिया गया है। इसी में कर लीजिए। ठीक है जनाब स्पीकर जी। जनाब स्पीकर, मेरा सप्लीमेंट्री इस सिलसिले में है कि एक तहसील है बरावल तहसील, और उस इलाके के ज़्यादा हमारे भाई ओवरसीज़ है, सऊदी अरब, गल्फ रीजन में वो मेहनत मजदूरी करते हैं। उस एरिया में बिल्कुल सिग्नल है ही नहीं, कवरेज का मसला है, और हुकूमत की तरफ से हमें यही बताया जाता है कि चूँकि ये अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर एरिया है, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से यहाँ सिग्नल को बंद कर दिया गया है। तो अफ़गानिस्तान से जो लोग काले करते हैं बत्ते के लिए, जो लोगों को डराते धमकाते हैं, उनके सिग्नल्स तो वहाँ आते हैं बॉर्डर एरिया पे, लेकिन जो पाकिस्तान की सेलुलर कंपनीज है उनका नेटवर्क वहाँ नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि इस सिलसिले में इकदाम उठाए और वहाँ कवरेज का जो मसला है, सिग्नल का जो प्रॉब्लम है, उसको हल किया जाए। ठीक है। दूसरा जनाब स्पीकर, 2 हो गया, अब तो तीसरा हो गया। नहीं सर, अच्छा, जो जवाब दिया गया है, जो प्लान्स बताए गए हैं पूरे धीर के लिए, दो सफ़े का प्लान बताया गया है, तो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि ये कब ऑन ग्राउंड होंगे, प्रैक्टिकल इस पर कब काम शुरू हो जाएगा? थैंक यू जी। जी मिनिस्टर साहब। जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 10 साइट्स तो जवाब में जो हैं कि वो रिसेंटली इजाफा किया गया है, और अब ये नंबर चला गया डिस्ट्रिक्ट के टोटल टावर्स का 170 के ऊपर। अब जो अब सब्सिक्वेंट 9 एक्शंस जो हैं सर वो तजवीज़ किए गए हैं। ये एक्शंस शुरू हैं जी, और उसमें जो लीड रोल है यो यूएसएफ का होगा, जो यूनिवर्सल फंड है, इस हवाले से जो अनरीच्ड एरिया हैं उनको डेवलप करने के लिए, और वहाँ से भी एलोकेशन हो रही है सर। कंपनीज़ को भी इसके सेंसिटाइज कर दिया गया है, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है। सिबकतुल्लाह साहब की मज़ीद तसल्ली के लिए अगर ये मुनासिब सहेंगे तो मैं वज़ीर मौसूफ़ा साहिबा से इनकी मीटिंग भी करा दूँगा, ये इलाके के नुमाइंदे हैं, ताकि ये प्रॉपर, वो जैसे इन्होंने अभी तहसील का जिक्र किया, ये सवाल का हिस्सा नहीं था,
तो ये उनके साथ बैठ के मज़ीद अगर इम्प्रूवमेंट चाहेंगे तो वो भी हाजिर हैं सर। सर्विस प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज़ है और कंपनीज रिक्वायर्ड हैं, जैसे जैसे वो उनको डायरेक्ट किया जाए जो उनके फ्रेमवर्क के अंदर है वो ज़रूर होगा। IT मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं IT मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव। IT जी, ये मीटिंग आप इनकी अरेंज करा दी है मिनिस्टर साहबा से ताकि ये रिजॉल्व हो जाए इशू। मोहम्मद मुबीन आमिर साहब, सप्लीमेंट्री। सर इसमें क्वेश्चन के जवाब में ये भी बताया गया कि लोड शेडिंग की वजह से भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। सर जब ये स्टार्ट हुआ था सेलुलर कंपनीज़ का नेटवर्क्स लगाने का, तो उस वक्त ये चीज़ देखी गई थी, तो तमाम टावर्स के ऊपर वो एक्स्ट्रा जनरेटर भी लगाते थे और अपनी बैटरीज भी लगाते थे कि कम से कम लोड शेडिंग के टाइम पे ये ना हो सके और लोगों को बिला ताअत्तुल कवरेज मिले। तो अब ये ऐसा सिलसिला क्यों नहीं है और इसके लिए क्या इक़दाम कर रही है हमारी वजारत? जी मिनिस्टर साहब। जी सही फरमाया इन्होंने। ये मैटर भी सर एक मीटिंग में आई हैपन टू बी देयर, जब ये कन्फ्रंट कराया गया तो उन्होंने कहा कि जी इसमें इश्यूज़ आए, कई जगह पे सर्विलेंस ना होने की वजह से चोरी हो जाती हैं बैटरीज़ या जो जनरेटर्स के पुर्जे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो कंपनीज़ का ये फ़र्ज़ है कि वो उसको मेंटेन करें और जो बिला तातुल सर्विस की फरामी है इस वजह से नहीं कि जी आउटेज है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नहीं होता उनके, ये जो आप सर्विस प्रोवाइडर को पाबंद करते हैं कि वो अल्टरनेट पावर अरेंजमेंट करके रखे। ये इशू भी बड़ी उन्होंने अच्छी बात कही है सर। ये नुमाइंदे भी बैठे हैं, आई विल ऑल्सो कन्वे द कंसर्न्स टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन निकत शकील खान साहबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 13। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर इसमें बड़ा तफसील से इन्होंने बताया है, जवाब दिया है। इसमें है कि कंसल्टेटिव एक्सरसाइज हुई है और इनिशिएटिव समरी इनिशिएट की गई जिसमें नाम प्रपोज किए गए, लेकिन सर मुझे इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं नाम, वो एक ये है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गंधारा। तो सर मुझे समझ में नहीं आता कि जो नाम प्रपोज किए गए उनमें तो ये कहीं नहीं, और अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही आपको रखना है तो फिर इतनी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या? 2017 से ही एक्सरसाइज चल रही है और अब तक इसका कोई ऐसा नाम नहीं रखा गया। हमारे हीरोज़ हैं ये 4-5 जो 8-10 हैं, तो किसी का भी लियाकत अली ख़ान साहब के नाम से रख दिया जाए, अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से रख दिया जाए, तो इसमें क्या कबाहत है? और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो इनमें से कोई भी नहीं है, और क्यों इस तरह हो रहा है? 2017 से हो रहा है सर ये। जी शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये फाइनलाइज हुआ है सिंस मैनी ईयर्स। ये सारे नामों की समरी गई थी, लेकिन उस वक़्त ये डिसीजन हुआ था कि इसको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा इसका नाम। ठीक मेरी बहन फरमा रही हैं कि 2 नाम तजवीज़ किए गए थे, एक गंधारा एयरपोर्ट इसको नाम, क्योंकि ये गंधारा तहज़ीब का जो है वो एरिया है सारे का सारा जो है ऑल द वे टिल पेशावर, तो उससे आइडेंटिफाई करने के लिए, शनाख्त के लिए भी तजवीज़ किया गया था। लेकिन उस वक़्त एविएशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि इसका नाम जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए, और ये एक सेटल्ड इशू है, नाम रखा जा चुका है और ये समरी कोई पेंडिंग शेंडिंग कोई नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, सप्लीमेंट्री। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये बड़ा अहम इशू है और मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब के नॉलेज में भी ले आऊँ कि काफ़ी अरसे से इस पे बात हो रही थी हमारे हुकूमत के वक्त में भी, और ऑनरेबल चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस विर्क साहब शायद तशरीफ़ फरमा हो, उस वक्त वो भी मुझसे इस पे बात करते थे। और मैंने कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने और काबीना के सामने इशू रखा था, और उस वक्त एक कैबिनेट डिसीजन भी ख्वाजा साहब इस पे हुआ था कि मैंने तजवीज़ दी थी कि इसका नाम कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। एक काउंटर बात आई थी एक वक्त पे कि जिना इंटरनेशनल कराची में है, लेकिन कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से कोई नहीं है, और इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, कायद-ए-आज़म हमारे कायद हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर या किसी शख्स की बजाय अगर कायद-ए-आज़म के नाम से पाकिस्तान के कैपिटल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम आ जाए
तो पूरी दुनिया में एक चीज़ क्लियर होगी कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद। शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर, अगर मेरे भाई की ये ख्वाहिश है तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज के कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख देते हैं। जी ठीक है जी। राजा परवेज़ अशरफ साहब, सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं फाजिल वज़ीर साहब और ऑनरेबल मेंबर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में जब ये एयरपोर्ट बन रहा था नया, तो इसी हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट, और इसी शहर से बाकायदा एक डायरेक्शन भी जारी हुई थी, एंड दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि इसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। शुक्रिया जी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी, मुझे याद पड़ता है कि ये इस हाउस में की कार्रवाई में ये डिस्कशन हुई थी, लेकिन मैं तो वही स्टेट कर रहा हूँ या वही बयान कर रहा हूँ इस ऑनरेबल हाउस के सामने, जो कार्रवाई जो हुई है, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स या उसमें कोई तब्दीली लाने वाला कोई सिलसिला जो है वो तो हाउस की मर्ज़ी है, जिस वक्त मर्ज़ी उसको इनिशिएट कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फरा नाज अकबर साहबा। My supplementary question, first of all, I would like to say that क्वेश्चन नंबर पढ़िए। question 14. आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। My questions have been quite well addressed, but there are a few supplementary questions which I would like to put forward. One supplementary One supplementary question. please. Okay, ji. In the master plan of Islamabad, there was no housing society, and then when we had these, there was given an NOC to them that there was no provision of planting trees there. So can this be revisited? जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कानून है वो बनाना इस ऐवान का डोमेन है और प्रेरोगेटिव है। अगर कोई ऐसी कानून साजी आती है जिसके ज़रिए से उसको फर्दर रेगुलेट किया जाता है, फ़िलहाल ये सारा जो रेगुलेशंस हैं ये CDA डील करती है जी, एज़ फार एज़ द मास्टर प्लान इज़ कंसर्न्ड। खुशाइंद बात ये है, जैसे फाजल रुकन ने भी कहा कि इस्लामाबाद अपने कुदरती हुस्न की वजह से शायद पाकिस्तान का वो वाहिद शहरी इलाका है जिसमें जंगलात का तनासुब 28.70% के करीब है, जो कि बहुत हौसला अफजा है टोटल एरिया का। और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो जंगलात अफेक्ट हुए हैं वो 90,600 हेक्टर में से 448 हेक्टर हैं, तो वो तनासब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छी तजवीज़ है। इस पे CDA को हम कहते हैं कि जी एक स्टडी करे कि आया इन रेगुलेशंस को मज़ीद स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है और उन्हें पाबंद बनाया जाए कि जब वो अपनी तामीरात कर चुके हैं तो अपने एरियाज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ करें, ग्रीन करें। ये नुज़रत सादिक साहब, सप्लीमेंट्री। जी, सप्लीमेंट्री आपका। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। स्पीकर साहब, सॉरी स्पीकर साहब, मेरा सवाल वैसे यही था जो उन्होंने जवाब अब दिया है, बट आई स्टिल आस्क कि जब कोई बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है और वहाँ से ट्रीज़ को ख़त्म किया जाता है, तो आया उसको कोई पाबंदी क्यों नहीं उसके ऊपर लगाते लोगों पे कि वो वहाँ पे और ट्री प्लांटेशन करें ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके? जी, मिनिस्टर साहब। से मैंने पहले अर्ज़ किया जी, बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मैं दोबारा देखता हूँ रेगुलेशंस को भी और CDA से टेकअप करते हैं जी, और जब ये NOC दिया जाता है उनसे ये कमिटमेंट अंडरटेकिंग भी ली जाए, और जिस तरह बाकी सहूलियात के लिए उनसे कुछ ज़मीनें मॉर्गेज कराई जाती हैं, गारंटीज़ ली जाती हैं, वो रहती हैं फील्ड में जब तक कि वो काम, यानी वो सड़कें, स्कूल, कब्रिस्तान नहीं बन जाते। इसी तरह प्लांटेशन का भी एक फैक्टर है इसमें। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, आई विल टेक अप दिस मैटर विद चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद जी, और उनसे ये कहेंगे जो चेयरमैन हैं CDA के, उनके ऑफिशल्स भी बैठे होंगे, दे विल टेक इट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू द ऑनरेबल मेंबर्स, बोथ ऑफ देम। ठीक है जी। शुगुफ्ता जुमानी साहबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मौका दिया। कभी मिडिल बेंचर्स को भी मौका दे दिया करें ना सप्लीमेंट्री पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर में बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर तो पहले पढ़िए ना, आप तो बहुत पुरानी मेंबर हैं।
मेरा क्वेश्चन नंबर है 15। जी आंसर भी टेकन है, रेड सप्लीमेंट्री कीजिए अब। सर मैं अपनी सप्लीमेंट्री पे आने से पहले क्वेश्चन नंबर जो 13 मेरी कुलीग ने पूछा था मिनिस्टर ऑफ एविएशन से, जो एयरपोर्ट की बात हो रही थी, उस पे जो राजा परवेज अशरफ साहब ने फरमाया, हो गया ना, राजा परवेज अशरफ साहब ने जो पॉइंट रेज किया उस पे मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया, मैं उस पर सिर्फ इतना कमेंट करना चाहती हूँ कि वो कोई हरफ आखिर नहीं है। एक क्लाइमेट पे बात की, नेशनल असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि उस एयरपोर्ट का नाम मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम पे रखा जाए, तो उसको क्यों, उससे क्यों इनहराफ हो रहा है। अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन पे। सर मेरा क्वेश्चन जो 15 है वो है क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट से। उन्होंने बड़ा तफसीली और मुबहम अंदाज में जो है उसका जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि फंड्स जो हैं GCF की जानिब से मुतवक्का ग्रांट्स 1329 मिलियन अमरीकी डॉलर है, और बहरहाल इन्होंने सारा अमरीकी डॉलर में उन्होंने अपना हिसाब किताब बताया है। और एनेक्सचर पे जाने से पहले ए पे जो प्रोग्राम है इंडस बेसिन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, उस पे इन्होंने बताया है 35 मिलियन डॉलर का प्रोग्राम है ये। अच्छा जी, सवाल डॉलर और मिलियन से तो कम की बात है ही नहीं इस जवाब में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो इंडस तो सिंध तक जाता है, तो ये प्रोग्राम क्या है और सिंध में इस पर क्या काम हो रहा है? जी मिनिस्टर साहब, ये क्या डॉलरों में आप करते रहते हैं, रुपयों में भी किया करें ना जवाब। जी सर, रुपयों में भी जब इसका ब्रैकेट में रुपीस भी लिख दिया करें। नहीं सर, जवाब में तफसीलात तो हैं जी। नहीं, ब्रैकेट में रुपीस भी लिख दिया करें। जी सर ठीक है। 7 पैसे अगर देखें तो 7 उन्होंने जो जमा कराया है नेक्स्चर्स हैं जी। अच्छा। और नेक्स्चर्स के अंदर अगर मुलाजा फरमाएंगे, नेक्स्चर ये A, B, C, D, E और F लगाए गए हैं, जिनमें तफसीलात दर्ज की गई हैं और वो सेक्रेटेरिएट में अवेलेबल हैं। अगर फाजल रुकन मुनासिब समझे उनको वो देख सकती हैं। और उसमें ये जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल A को देख रहा हूँ कि स्केलिंग अप ऑफ ये जो लेक है, इसकी हद तक सर ये 2017 के अपडेट्स हैं, फिर 2020 के हैं। शुगुफ्ता साहबा, आपकी टेबल पे इसका एनेक्स्चर पड़ा होगा, जिसका सवाल होता है उसका एनेक्स्चर होता है, आपके वहाँ पड़ा होगा, उसको खोल लीजिए ज़रा जी। अब उनको जवाब आने देना। मैं कह रहा, मैंने सिर्फ आपको इसलिए तवज्जो दिलाई है कि आपके वहाँ इंशाल्लाह 5 एनेक्स्चर हैं जवाब के साथ। अगर नहीं है तो फिर बताइए, एनेक्स्चर है नहीं है? नहीं है मुश्ताक साहब जी। अपना वो तो मैंने कह दिया कि इसको ब्रैकेट में रुपीस से भी लिख दिया करें। ये आप मुश्ताक साहब उनके पास नहीं पहुंचा, वो भेज दें जी। मिनिस्टर साहब राय है सर, इसको कन्वर्ट करते हैं जी, आइंदा इन्हें बताएंगे। ऑफिशियल्स मौजूद भी हैं बाकी महकमों के भी, कि जब आप यूएसडी में करें तो फिर पाक रुपये में कन्वर्जन भी आनी चाहिए। जो इनका सवाल था कि इंडस के हवाले से, वो एक होलसम किस्म का प्रोजेक्ट है जी, जो पूरी जो क्लाइमेट कंजर्वेशन के हवाले से है, वो किसी एक खित्ते का नहीं। इसमें स्टडीज़ भी शामिल हैं, इसमें वो जो फ्यूचर में काम कंसल्टेंसी का होना है वो भी शामिल है। तो ये एक सर इंक्लूसिव किस्म का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए पहले स्टडीज़ हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ गोल्स इसमें सेटल होते हैं, वो सेट करके तो उनके मुताबिक अमल दरामद होगा। ये इंडस के हवाले से जो क्या है, बाकी सर ये सारी तफसीलात हैं 5 एनेक्स्चर्स में जी। सप्लीमेंट्री ताहिरा औरंगजेब साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं शगुफ्ता जमानी की बात को सेकंड करूंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत रावलपिंडी में हुई थी, तो उस एयरपोर्ट का नाम उन्हीं के नाम पे रहना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए काम करती है? क्योंकि बाकी तो ये सब्जेक्ट सूबों में डिवॉल्व हो गया है, तो सिर्फ इस्लामाबाद में इसकी जुरिस्डिक्शन है। थैंक यू जी। मिनिस्टर साहब देखें, इसके 2 फंक्शंस हैं। एक तो है कि सूबों के दरमियान कोहेरेंस रहना और उनको कोऑर्डिनेट करना जी, उसके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स है। और अब एक नई क्लाइमेट की जो अथॉरिटी है वो कायम की जा रही है, उसी को मज़ीद बेहतर अंदाज में काम करने के लिए। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपका एक इंटरनेशनल इंटरेक्शन और फेस भी है। बहुत सारी ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि इंटरनेशनली होनी है। जैसे मैंने कार्बन क्रेडिट्स की बात की,
कार्बन क्रेडिट्स का डायरेक्ट बेनिफिट तो सूबों को जाएगा जिनकी ज़मीनें हैं, जिन्होंने नए जंगलात लगाने हैं, कोई मैंग्रोव्स है जैसे सिंध ने मैंग्रोव्स में किया है। लेकिन ये भी जहन में रहे कि जो वो सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो बजरिया वफाकी हुकूमत होगा, तो इसलिए इस वजारत का मरकज़ में रहना ज़रूरी समझा गया और जो डेवोल्यूशन प्लान था उसमें क्लाइमेट चेंज की वजारत को कायम किया गया और उसकी जो मैंडेट इस हद तक मैंडेट है वो मरकज़ को दिया गया। बिल्कुल बजा फरमाया, जो आपके मुतलका मुकामी इशूज़ हैं वो डिवॉल्व हो चुके हैं, उसके लिए सूबों में भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ है, इस्लामाबाद ICT की अपनी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके जो होते हैं मुकदमात वो इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, वो चारों सूबों के भी अपने, इस्लामाबाद का अपना है। बट दिस इज़ फॉर द जनरल पॉलिसीज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद मोइन अमीर पीरजादा साहब। सर मोहम्मद मोइन आमिर पीरजादा। आमिर पीरजादा साहब, सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। हाँ सर, आपसे थोड़ी गुजारिश ये करना चाहूँगा, मैंने दो सवाल किए थे, इसकी सीक्वेंस लोगों ने ये आपके ऑफिस से चेंज हो गई जी। मैंने 2 सवाल किए थे, एक पहले आ गया और एक अभी आया है। ये सवाल पहले आना चाहिए था, वो बाद में आना चाहिए था, इसकी सीक्वेंस चेंज हो गई। नहीं, ये ऐसे नहीं होता, वो बैलेटिंग में होता है। हम बैलेटिंग करते हैं, पहले होता था कि मर्जी हम कर लेते थे कि इसका डाल दो इसका ना डालो सवाल, अब बैलेटिंग होती है। अच्छा सर, दूसरा है जी, इसकी क्वेश्चन नंबर 16 जी। सर मेरी सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि जो कंप्लेंट्स हैं इसमें ओवर ब्लिंक्स की कितनी कंप्लेंट्स थी और लोड शेडिंग के हवाले से कितनी कंप्लेंट्स थी, बताएं जी मिनिस्टर साहब। जो तो सवाल आया हुआ है, विल द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैबिनेट डिवीजन बी प्लीज टू स्टेट हाउ मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट के इलेक्ट्रिक सबमिटेड इन नेपरा एंड व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट देम। तो उसका जवाब सर दे दिया गया है। सर के इलेक्ट्रिक के 3.5 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, 35 लाख कंज्यूमर्स हैं, और जो अभी तक टोटल इन सालों में आई हैं, जो उन्होंने पूछा था टाइम, वो 6,862 कंप्लेंट्स आई 35 लाख कंज्यूमर्स में से, और जिनमें से सर अब सिर्फ जो पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं वो 486 हैं। तो जो पूछा गया था उसका जवाब तो है। दूसरी जो बात उन्होंने कही, वो अगर सवाल मेरे ख्याल में बैलेट में आया नहीं, वो आएगा सर, उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। जी ठीक है। सप्लीमेंट्री शर्मिला फारूकी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि नेपरा के पास कंप्लेंट्स आई, नेपरा ने उसके ऊपर हियरिंग भी करी और नेपरा ने बहुत सारे डिस्कोर्स को फ़ाइन भी किया है ओवर बिलिंग के हवाले से। मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि जो कंप्लेंट्स पे नेपरा ने डिस्कोर्स को फ़ाइन किया, क्या वो फ़ाइन पे हुआ, और क्या वो जो सार्फिन थी जिनकी कंप्लेंट्स थी उनके जो ग्रीवेंसेस थे वो एड्रेस हुए कि नहीं हुए? जी मिनिस्टर साहब। जैसा कि सर जवाब में दर्ज है कि 6,862 में से जो पेंडिंग रह गई वो 486 हैं, और इनमें से 1,372 ऐसे भी हैं जिन पे बाकायदा हेयरिंग्स हुई। मोहतरमा ने ठीक सवाल पूछा कि क्या जो उस पर अमल दरामद हुआ। सर अनफॉर्चुनेटली ये टेंडेंसी भी है, क्योंकि एक लीगल राइट होता है कंपनी का भी और इंडिविजुअल का कि वो नेपरा के डिसीजन के अगेंस्ट अपील में जाते हैं। बहुत सारे मामला सर अपील में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे पेंडिंग रहते हैं। नेपरा के ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो मोहतरमा के कंसर्न्स हैं कि आया जो लोग जो एग्रीव्ड पार्टीज़ थी उनको कॉम्पनसेशन में या फ़ाइन की मद में कुछ पे हुआ और रिकवरी क्या थी। अगर ज़्यादा बेहतर है अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट लेने के लिए नया सवाल कर दें, नहीं तो आपके ये कंसर्न्स पहुंचा दिए हैं जी उन्हें, आप तक वो खुद दे विल रीच आउट टू यू और आपको ये तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन अगर पूरे ऐवान से आप चाहती हैं आप नया सवाल कर दें जी, उस पर जवाब आ जाए। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन राना अंसर साहब। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन नंबर 17। जी आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू सर। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि ये आपने सारा लिखा है कि एयरपोर्ट जो है वो बंद है
लेकिन उसमें काम चल रहा है। तो सर ये तो मुझे भी मालूम है कि वहाँ का एयरपोर्ट जो है उसमें अमला काम कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर 2014 से जो एयरपोर्ट में जहाज़ की आमदोरफ्त है, जो हफ्ते में 2 एयरपोर्ट पर जहाज़ आया करते थे, वो क्यों आमदोरफ्त 2014 से बंद है और क्या वजूहात हैं कि वहाँ पर जो है PIA जो है वहाँ पर अपना प्लेन लेकर नहीं आ रही है? जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर अभी वो ख्वाजा साहब भी मुझे ब्रीफ करके गए, किसी इमरजेंसी के लिए उन्हें उठना पड़ा। सर जो फाइनेंशियली बिल्कुल वायबल नहीं है एयरपोर्ट्स, उनकी हद तक ये क्लोजर का डिसीजन है, और ज़ाहिर है सर उसके लिए जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इट्सेल्फ बड़ा एक महंगा अफेयर है। उसकी एक मिसाल ये है कि अगर एक जहाज़ में 120 मुसाफरों की गुंजाइश है तो वो अगर 25 मुसाफरों के साथ ऑपरेट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा खसारे में जाएगा। और ये हार्ड एरियाज़ में ये दिया जाता है जहाँ पे अल्टरनेटिव रूट्स आपके पास ट्रेन की, मोटरवे की या अदरवाइज सहूलत हासिल है, वहाँ पे फिर सर वो ये मनी सेविंग की जाती है। तो ये वो कैटेगरीज ही हैं जिनमें सर पैसेंजर लोड रिक्वायर्ड ना होने के बाद उसको फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं सर वो बंद किए गए हैं, फाइनेंशियली वायबल नहीं। जी, सप्लीमेंट्री डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। हैदराबाद की हद तक आपने जवाब दिया कि ये नॉन वायबल है, लेकिन 2 एयरपोर्ट्स जो सिंध में हैं वो बहुत ही वायबल हैं। कराची तो हिस्टोरिकल है, पहला एयरपोर्ट था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और फिर सखर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और दोनों वायबल हैं। और इस हाउस में हम बारहा ये सवाल करते हैं और रेजोल्यूशंस भी पास हुई हैं कि इन दोनों एयरपोर्ट्स को आप कब अपग्रेड करेंगे। कहीं भी इंटरनेशनल मयार पर न कराची एयरपोर्ट उतरता है न सखर एयरपोर्ट उतरता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर अरबों रुपए के प्रॉफिट्स आते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कराची का एयरपोर्ट भी वीरान बना दिया है और सखर का एयरपोर्ट भी आपने वीरान बना दिया। खुदा के वास्ते इनको अपग्रेड करें, इन्वेस्टमेंट्स करें और इनको बैनुल-अक़वामी लेवल तक लेके आएँ, जो इस वक्त ज़रूरत है इन दोनों एयरपोर्ट्स के लिए। जी ये तजवीज़ है जी, ये तजवीज़ मौजूद है एविएशन के नुमाइंदगान यहाँ पे, और मिनिस्टर साहब तक भी मैं पहुँचा देता हूँ। अभी उठ के गए हैं जी कोई एक एमरजेंसी के सिलसिले में। कराची तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से पीछे एक प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और जो हमारी ये नई एविएशन पॉलिसी है उसमें ये बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है। और 1-2 जो अच्छी ख़बरें हैं इस्लामाबाद और कराची के हवाले से, कुछ नई एयरलाइंस जो हैं क्योंकि मिडल ईस्ट में ज़्यादा दबाव की वजह से वो इंटरेस्टेड हैं फ़्लाइट ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए, तो इंशाल्लाह इस पर बेहतरी आपको नज़र आएगी आने वाले दिनों में।